नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके गद्य भाग का 5वां पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। तो बच्चों, ये जो कहानी है गलता लोहा, इस कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यानी ये कहानी जो लेखक के लेखन में एक अर्थ की गहराई को तो दर्शाती ही है, साथ में पूरी कहानी में लेखक ने कोई मुखर टिप्पणी नहीं की है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन है, वो विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। उसको लगता है कि क्या जाति, कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे पुरोहित गिरी ही करनी है या मुझे बहुत बड़ा अफसर ही बनना है, जैसा कि पुरानी मान्यता थी। तो वो कह रहा है कि उसके दिमाग में फिर ये बातें आने लगती है कि काम कोई भी बुरा नहीं होता, जाति के आधारों पर भी काम का बंटवारा नहीं किया जा सकता, बल्कि जैसी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही हमें कार्य को अपना लेना चाहिए, यानी इसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर वो सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाने लगता है। वो कौन है? वो उसका बचपन का मित्र है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता हुआ प्रतीत होता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है, कहता है कि लोहा गलकर एक आकार ले रहा है, तो वो इसी तरीके से, इसीलिए इसका नाम गलता लोहा रखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं गलता लोहा। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं हो रहा था। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में मोहन कुशल नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हसुए की धार कुंद हो चुकी थी। हसुआ मतलब जिससे कि वो काटते ना खेती, तो कह रहा उसकी धार कुंद हो गई थी, यानी मतलब वो उसकी धार तेज नहीं थी, कट नहीं पाता उससे। तो उसको अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धार लगवाते ना, उसको तेज करा लेते हैं। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मिस्टर मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वो तो पिछले साल ही गुजर गए थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे, जैसे कि अक्सर जो मित्र होते हैं वो अपने पुराने अध्यापकों की बातें करके प्रसन्न होते हैं। मोहन पढ़ाई व गायन में कुशल था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में मानो बचपन से ही बिठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, कि तो वो सोचता ही नहीं था कि कहीं कंपटीशन में मैं इससे आगे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं गांव में इसी तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि जो ऊंची जाति के बच्चे हैं वो तो तुमसे अधिक प्रतिभाशाली होंगे ही पढ़ने में। अब वो आगे की बात भी बताता है। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। उसकी वजह उसकी से ही उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का यह नियम था, सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डरता था या वो मंद बुद्धि था, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 13 का पहाड़ा उसको कभी भी याद नहीं हुआ। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, विद्या का ताप लगेगा कहां से इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या दी। तो बता रहे कि जो पुराने समय में मास्टर हुआ करते थे वो अपने जो व्यक्तिगत कार्य होते थे वो भी उनसे करा लिया करते थे। और आप देखो, एक बच्चे को जब आप कह रहे हो कि तू तो बस यही कर सकता है, तो उसका जो मनोविज्ञान है वो कैसा रहता होगा। ठीक है, लेकिन हम इसकी चर्चा आज कर पा रहे हैं। उस वक्त तो, उस समय तो वो चर्चा इस प्रकार की ही नहीं जाती थी। तो विद्या सीखने के बाद मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं कर देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे और धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। यहाँ ध्यान रखिएगा, गंगाराम उसके पिता हैं, जो हमारा धनराम है। तो उनकी मृत्यु हुई, तो अब जो ये है हमारा धनराम, वो उनकी दुकान पे बैठने लगा।
इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई, छात्रवृत्ति होता स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, छात्रवृत्ति पाई। इससे इसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था क्योंकि वे कभी भी इससे परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाए थे। उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता उसे पुराण की कहानियां सुनाकर उत्साहित करने की चेष्टा करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार करके गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन घसियारों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था। पहाड़ों पर से अचानक से भारी वर्षा आई और नदी में पानी बहुत बढ़ गया था। किसी तरह वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद से वंशीधर घबरा गए और फिर उन्होंने मोहन को कभी स्कूल नहीं भेजा। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा इस पानी में पड़ के पानी में बह जाए। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में चिंता व्यक्त की तो वो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी से बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों का काम, घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मतलब कहा तो मोहन के पिता ये सपना देख रहे हैं कि उनका बेटा जो शहर भेजा गया अफसर बन के आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा और उसको घरेलू नौकर की तरह रखा जा रहा है। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। काम के बोझ और नए वातावरण के कारण वो कुछ भी अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टियां भी आती तो वो घर नहीं जा पाता। वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता, जबकि आप समझ ही रहे हैं कि वो उनको अपने घर के कामों में सुविधा ना हो, इस वजह से वो मोहन को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर का अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लाला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेट से निकाल कर तपाया और फिर उसमें धार लगा दी, यानी उसने खूब अच्छे से उसको तेज कर दिया। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार के टोले में बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में भी खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ये बात किस और इंगित करती है, ये हमें ये बताती है कि जातिवाद की वजह से जो ब्राह्मण का टोला है वो शिल्पकारों के टोले में ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता था, वरना गांव के लोगों को बुरा लगता था, वो बातें बनाने लगते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। लेकिन मोहन तो धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल गोल आकार का बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं रही थी, अतः लोहा ठीक से मुड़ भी नहीं रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर किया। नपी-तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते उसने गोले का आकार रूप दे दिया। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था और उसकी आंखों में एक सर्जक की सी चमक थी, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है ना और वो अपनी सर्जरी करता है, तो कह रहा है इस तरीके की चमक थी उसकी आंखों में कि किस प्रकार से लोहे से को हम ढाल कर अन्य प्रकार की चीजें बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी कहानी है ये क्या हमें बताती है कि जो गांव है जहां पर समाज में जातिगत विभाजन बहुत ही बड़ी कड़ाई से जिन नियमों का पालन करना पड़ता है,
लेकिन सामाजिक सारे विधि निषेधों को एक तरफ ताक पे रखकर जो हमारा मोहन है वो धनराम लोहार के पास केवल बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में अपनी भी कुशलता दिखाता है। यानी जब वो काम कर रहा है और उससे कोई काम ठीक से में दिक्कत आ रही है तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उस काम को ठीक कर देता है। तो मोहन का जो व्यक्तित्व है वो जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा है। इसका मतलब हमारे जो जाति के बंधन हैं वो सब धीरे धीरे करके टूटने लगे हैं और हम किसी भी कार्य को बड़ा या छोटा नहीं मानते। तो कम से कम आप मेरी इस बात से तो पूरी तरीके से सहमति होंगे। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी गलता लोहा। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, जहाँ गांव में के परंपरागत समाज का चित्रण बड़ी खूबसूरती के साथ लेखक ने किया। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।